Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. Everyone, welcome to your own channel, My Passion Teaching. तो अब तक हमने 2018 और 2019 में जो आपका मैथ्स पोर्शन था HPTCT कमीशन में, वो हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। जो इस चैनल पे नए हैं वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 2016 का HPTCT कमीशन जो मैथ्स पोर्शन है वो वाला पार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो या नहीं। और कोई भी सजेशन है तो आप वो फ्रीली दे सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The question number 1 is remainder when 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial and so on 104 factorial is divided by 12. अब देखने में तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, बिकॉज अगर आपको इतने सभी का फैक्टोरियल निकालना पड़े और फिर उसको डिवाइड करना पड़े 12 से तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हम इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे। अब देखो 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल लिख दो मैं, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अब आगे आता है 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, कुछ मैं लिख रही हूँ नंबर, ठीक है, एंड 100 फैक्टोरियल तक है आपके पास। आपको देखो 1 ऐसे भी आ सकता है, 2 फैक्टोरियल, कंफ्यूज नहीं होने, फैक्टोरियल का ही सिंबल है। क्लियर? यहाँ पे अब 4 फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करूँ, 4 इंटू 3 यानी कि 12 बन रहा है, ठीक है। इसको ओपन करूँ मैं, आगे भी 2 होता है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आपको। 5 इंटू 4 इंटू 3, यहाँ पे भी 12 आ रहा है। अगर आप 6 यहाँ पे आएगा 12 इंटू 5, यानी कि जो भी टर्म्स आएंगी वो 12 के मल्टीपल में आएंगी, आगे जितनी भी होंगी 100 तक आएंगी। क्लियर? तो ये वाली अगर मैं टर्म को 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल को 12 इंटू एन लिख दूं, यानी कि कोई भी ऐसी यहाँ पे जितनी भी टर्म्स आएंगी वो 12 के फैक्टोरियल में आएंगी, 12 में आएंगी। ठीक है, 12 सब में आएगा। क्लियर? तो यहाँ से तो रिमाइंडर बचेगा नहीं कोई, क्योंकि जब भी आप कोई भी ऐसी टर्म हो 12 में है, 24 है या 12 के मल्टीपल में जो टर्म्स हैं उनको अगर हम 12 किसी भी नंबर में हो जैसे, तो उनको डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, यानी कि हमारा रिमाइंडर देंगे सिर्फ ये चीजें। इसका आता है 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1, इट इज 1 प्लस 2 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 9। सो रिमाइंडर आपका क्या आएगा? 9। क्लियर? इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 3600 विच आर प्राइम टू 3600 इज। आपने पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जो लेस देन और इक्वल टू होंगे 3600 के, विच आर प्राइम भी होंगे साथ में वो 3600 के। तो आपने, हम नंबर थ्योरी में एक हमने थ्योरम है हमारी, उसका नाम है आइलर-टोशन थ्योरम, या फंक्शन हम इसको बोलते हैं, फंक्शन। तो ये फंक्शन आपको क्या शो करता है? ये बताता है काउंट्स द पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू अ गिवन इंटीजर n एंड विच आर प्राइम टू द इंटीजर n। ये इस थ्योरम से डायरेक्ट आप इस थ्योरम का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हम करते क्या है, इसका फॉर्मूला है क्या वो मैं आपको बताऊं। इसको हम डिनोट करते हैं phi n से। क्लियर? तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ, आपकी कैसे कैसे वो सॉल्व होके आया है वो आपका जानना इतना ये नहीं है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है भी नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है, पॉइंट टिक करना है। ये इस थ्योरम का यूज करेंगे हम इन क्वेश्चन में। यहाँ पे होता है n, ये n मतलब जो आपका इंटीजर दे रखा होता है, और साथ में 1 माइनस 1 अपॉन P1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P2, 1 माइनस 1 अपॉन P3 इंटू सो ऑन 1 माइनस 1 अपॉन Pn। अब आप सोच रहे होंगे कि P1, P2 ये सब चीजें क्या हैं? ये होते हैं आपके जो ये जो आपके पास नंबर दिया होता है, इसके जब एलसीएम निकालना आपको आता है, इनके मतलब आप इनको प्राइम फैक्टराइज करोगे, जो इनके प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो चीज है ये। क्लियर? जैसे अब 3600 है आपके पास दे रखा हुआ है, तो इसको जब आप करते हो फैक्टराइजेशन आप कर लेना, वो आती है। जैसे अगर हम कर भी दूं मैं आपको, तो यहाँ आएगी 36, 2 से हम इसको करेंगे 18, 2 से 9 एंड 3 से अगेन 3 एंड इट इज 1। क्लियर? तो आएगी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3
एंड अब आपके पास 2 जीरोस भी हैं, तो इसको हम लिखते हैं 5 2 10 और 5 2 10। इतना तो आपको पता ही होगा कि कैसे हम 100 बना सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया। तो कितनी आई टोटल? 2 रेज टू पावर 1 2 3 4 एंड 3 रेज टू पावर 2 एंड 5 रेज टू पावर 2। तो ये वाली चीज हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब क्लियर? आपके पास सिर्फ आ रही है 3, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे जस्ट इनसे है 2 3 एंड 5। ये चीजें हम लिखेंगे, ये आ जाएगा। n की वैल्यू है 3 3600, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 एंड 1 माइनस 1/5। सॉल्व कीजिए आप, तो आएगा 3600 मल्टीप्लाई 1/2, 2/3 एंड मल्टीप्लाई 4/5। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 960। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? Question number 3 is if a comma b is equal to 1 and c divides b, यहाँ पे b है, then a comma c is। अब नंबर थ्योरी जब आपने पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी है तो उसमें क्या होता है, दिस मीन्स जीसीडी। जीसीडी मतलब होता है जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका a और b कोई नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, उनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिवीजर होगा, वो ओनली 1 होगा। और c डिवाइड्स, इसको हम लिखते हैं c डिवाइड्स d, या यहाँ पे आपके पास b लिखा हुआ है तो c डिवाइड्स b, यानी कि c जो है b को डिवाइड कर रहा है। अब देखो जीसीडी मतलब ये चीज जो ओपन होती है, जब आपको जीसीडी इस फॉर्म में दिया होता है तो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट एन नंबर a comma b is equal to 1 है, तो there exist two integers such that am plus vn is equal to 1। इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। जब हम ये जीसीडी का रूल हम नंबर थ्योरी में पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज इसके बराबर होती है। अब इसका मतलब होगा c डिवाइड्स b लिखा हुआ है, अगर कोई चीज किसी को डिवाइड करती है यानी कि v इज इक्वल टू c के कोई इंटीजर मान लेती हूं मैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो b है वो c को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ k इज इक्वल टू c ओवर b, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसा, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है ना। तो v इज इक्वल टू सी के। क्लियर? अब आपको b की वैल्यू सी के बराबर, तो मैं अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करूं एम बी प्लस b की वैल्यू है सी के एन इज इक्वल टू 1। अब k भी कोई इंटीजर है, सच दैट इंटीजर्स है ना, ये तो इंटीजर है यानी कि टोटल। तो इसको अगर ये इंटीजर मान लेते हैं हम c, यहाँ पे मैं x लिख देती हूँ इंटीजर मान के, तो ये फॉर्म देखो इसी फॉर्म में आ गई ना। तो आप इसको लिख सकते हो a कॉमा c इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा 1। समझ आया आपको? आपको जस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हम पढ़ेंगे इसको आगे, अगर होगा आपके सिलेबस में तो उस बेस पे ये क्वेश्चन किया गया है, नंबर थ्योरी में है ये चीजें। यहाँ पे जस्ट मैंने v की वैल्यू पुट की है और आप यहाँ पे जानते हो कि जब इनको डिवाइड करता है तो कोई इंटीजर एग्जिस्ट करता है, जैसे 2 है या 4 को वो डिवाइड कर रहा है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 इज इक्वल टू, या कोई भी चीज किसी चीज को डिवाइड करती है तो 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 लिख दो या कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो मतलब ये कोई इंटीजर है, एग्जिस्ट करेगा अपना, मतलब ये 2 जो है वो इसको डिवाइड कर सकता है ना। तो वैसे ही जस्ट मैंने यहाँ पे नंबरिंग में दिया होता है, क्लियर? सॉरी, नंबर इसमें दिया हुआ है वी ए बी सी की फॉर्म में। तो यहां से आपका आंसर आ गया 1। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉडुलो 7। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। प्रिमिटिव रूट फाइंड आउट करने हैं आपने, क्लियर? तो बेसिकली प्रिमिटिव रूट होते क्या है, ए मान लो कोई अगर इसका प्रिमिटिव रूट होगा तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज ए के, और k जो रेंज करेगा वो होगा 1 से लेके p-1 तक। यानी कि आपकी इस केस में 7 है, मॉडुलो 7, तो इसमें आपकी p मतलब जो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, 5 एंड 6 यहां तक इसका जाएगा, इससे एक काम होगा। और एक चीज ये देखनी होती है और दूसरी चीज हमने देखनी होती है जो इनकी जीसीडी आती है। जीसीडी ऑफ अगर 1 तो हम लिखेंगे, 1 को काउंट करने का मतलब है नहीं कुछ। तो 2 से अगर मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि 1 से तो 1 ही आएगा ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 और 7 लिखूं तो उसमें कॉमन डिवीजर 1 ही आएगा। 3 और 7 लिखूं तब भी 1 आएगा। 4 और 7 लिखूं तब भी 1 आएगा। 5 और 7 लिखूं तब भी 1। 6 और 7 1, मतलब इनमें कॉमन डिवीजर जो है वो 1 ही है। अगर यहाँ 7 की जगह 6 होता तो वहां पे हम आते फिर कौन से आते, 1 2 3 4 5 तक आते, ठीक है। तो 2 3 और 4 तो हम ले नहीं पाते क्योंकि इनमें 1 के अलावा और भी आपके डिवीजर हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे 5 ही आता ओनली, लेकिन यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे ये सभी आएंगे, बिकॉज इनका सबके साथ जीसीडी जो चेक करेंगे हम, इनकी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जो चेक करेंगे वो हमारा 1 ही आएगा। तो देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जब आपको मॉडुलो 7 निकालना है तो हमारी एक कंडीशन होती है कि a रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू 1 mod 7। इस कंडीशन को अगर ये वेरीफाई करता है आपका, जो भी हम a क्या होगा, a की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 तक लिया है ना हमने, ठीक है, और k भी इसी में रेंज करेगा। सो जो आपका अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं आपकी, तो जो भी आएंगे वो उसके परमिटिव रूट होंगे। अब देखो 1 है 2 है 3 है 4 5 6, अगर हम सबको चेक करेंगे तो आपका काम थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब देखो जो यहाँ पे ऑप्शन है 3 2 1 और 4, हम जस्ट इनको ही चेक करके बताएंगे कि ये परमिटिव रूट है ये नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 नहीं लेंगे हम, 2 को स्टार्ट किया जिसमें मैंने लिखा 2 1 पावर, ठीक है। तो जब मैं इसको करूंगी mod 7 से, जो यहाँ पे टर्म आती है बेसिकली वो यहाँ इसको डिवाइड करना पड़ता है, 7 से हम इस चीज को डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 7। अब देखो 2 छोटा है तो यानी कि 2 ही रहने देंगे हम, इसको डिवाइड होगा नहीं। 2 रेज़ टू पावर 2 यानी कि 4 आएगा तो 4 भी हम वैसे रहने देंगे mod 7। 2 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 8। अब आ रहा है आपके पास 8, तो 8 को डिवाइड 7 से हम कर सकते हैं तो आपके पास 1 आएगा ना, जो रिमाइंडर आता है बेसिकली हम वो चीज यहाँ लिखते हैं, क्लियर। 2 रेज़ टू पावर 4 जब हम करेंगे तो आएगा आपका 16 एंड इट इज 14 तक हो जाता है तो 2 आपके पास रिमाइंडर आएगा। 2 रेज़ टू पावर 5 हम करेंगे, इट इज 32 एंड 4 से हम कर सकते हैं तो 28 आ जाएगा, और आपके पास कितना है 32 आ रहा है, तो आपके पास 4 आ जाएगा रिमाइंडर mod 7। अब देखो ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। अब देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ये रिपीट हो रहे हैं और ये आएगा भी नहीं, क्योंकि हमारा सेट परमिटिव रूट होता क्या है, जो हमारा सेट बना आपका 1 2 3 4 5 6 जो हमने चेक किया, वो ये सारी वैल्यूज दे। अगर 2 देखो 2 ये सारी वैल्यूज नहीं दे पा रहा है ना, तो हम इसको आगे चेक नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे भी आपको रोक, लेकिन आपको डिटेल में बता रही हूँ मैं, ठीक है। 2 4 1 फिर 2 4 आ रहा है, फिर नेक्स्ट जो आएगा वो 1 आ जाएगा, लेकिन ये सारी वैल्यूज नहीं आ रही है और साथ में ये रिपीट भी, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। अब हम चेक करते हैं 3 के लिए इसी टाइप से, तो 3 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू mod 7। जब हम चेक करेंगे तो 3 छोटा है तो हम वैसे ही लिख देंगे। 3 रेज़ टू पावर 2 इज 9, तो 9 है तो 7 से हम करते हैं तो 2 बचेगा, ठीक है, mod 7, क्लियर। 3 रेज़ टू पावर 3 है, अब इज 27, तो 27 आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको बचेगा 6 यानी कि रिमाइंडर, क्लियर। 3 रेज़ टू पावर 4 में आपके पास क्या आएगा 81, तो 81 के लिए यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे आपका 4 बचेगा, 11 से आप देख लेना mod 7, ठीक है। 3 रेज़ टू 5 के केस में यहाँ पे आपका फिर आएगा 5 mod 7, ठीक है, और 3 रेज़ टू पावर 6 जब आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 mod और 7। अब देखो इनमें सभी आ रही है, 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, 3 4 5 6 तक आ रही है, तो इसका मतलब है कि 3 इसका प्रिमिटिव रूट है। आप देखो बाकी जो बचे हैं 1 हम चेक नहीं करेंगे, और 1 भी आप कर लेना चेक, आप कर सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम 1 ही आएगा, लेकिन 1 का ऑप्शन है नहीं कुछ भी। 1 mod 7 1 स्क्वायर आप करोगे तब भी 1 ही आएगा mod 7, ठीक है। और देखो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है 4, ये आप चेक करके देख लेना, अदरवाइज इसका आंसर आएगा आपका 3, क्लियर। आपको रूट फाइंड आउट करना आ गए। अगर मैं आपको यहाँ पे काम दूं कि आप यहाँ पे 7 है, आप 15 के प्रिमिटिव रूट फाइंड आउट करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अगर आप रिस्पॉन्स दोगे तभी नेक्स्ट वीडियो आ पाएगी ना, तभी तो मजा आएगा कि आप भी कर रहे हो और मैं भी कर रही हूँ, फिर अच्छा लगता है काम करना साथ में, ठीक है। और लाइक्स थोड़े कम आ रहे हैं, आई थिंक वीडियो पसंद नहीं आ रही होगी आपको। अगर पसंद आ रही है तो लाइक तो करना बनता है ना इस बात पे, सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे थोड़ा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटीग्रल फ्रॉम -a to a दिस dx कन्वर्जेस टू। अब कन्वर्ज है, आपको देखो क्वेश्चन इतना भी आ सकता था और आपसे पूछा जा सकता था कि इसको आप कन्वर्ज कीजिए, पूछा जा सकता था ना, सॉरी ये पूछा जा सकता था कि ये कन्वर्ज होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो इसको करने के 2 तरीके मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको ठीक लगेगा वो आप देख लेना। आप तो चाहे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट कर लीजिए, या a स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपको पुट कर लीजिए, a साइन थीटा पुट कर लीजिए, या a cos थीटा, जो भी tan थीटा में पुट कर लीजिए, जैसे भी आप करना चाहे वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्लियर। मैं यहाँ पुट करूंगी a साइन थीटा,
तो कुछ ऐसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, एक्स अपॉन ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, मैंने आपको बोला कि मैं एक्स पुट कर रही हूँ ए साइन थीटा। क्लियर। सो dx हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, dx इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर ना, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपके पास माइनस ए टू ए है ना ये, और x ओवर ए स्क्र माइनस ए स्क्र साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हम रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू लिखिए ए साइन थीटा और साथ में ये वैल्यू dx की ए कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर, ए टू ए। नाउ अब देखो यहाँ पे ए साइन, ऊपर वाली टर्म्स तो आप वैसे रहने दो, इनको हम बाद में देखेंगे, कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो आपके पास बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो आपका आता है वो 1 के बराबर आता है। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं, यहाँ पे हमारे पास आएगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा जो आएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। क्लियर, तो यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह रिप्लेस करके लिख दूंगी, ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब देखो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर यहाँ पे ये कट हो जाएंगी चीजें, नहीं सॉरी, यहाँ पे जो है आपका अंडर रूट है ना, तो अगर आप अंडर रूट हटाओगे तो आपके पास आएगा ए साइन थीटा ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा आएगा ना, तो ए से ए कट हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन थीटा डी थीटा। अब यहां पे देखो, जब आपने x इज इक्वल टू ए साइन थीटा लिया तो हमारी लिमिट्स पहले थी माइनस ए टू ए के बीच में, ठीक है, तो अब हमारा चेंज करके हमने ए साइन थीटा चेंज किया है ना, तो यहाँ पे हमें इसकी लिमिट भी हमारी चेंज होंगी फ्रॉम, क्या होगा, अब यहाँ पे मैं माइनस एक्स जो है फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस ए यहाँ पुट करती हूँ, माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा। क्लियर, सो लिमिट आपको निकालने आती होगी, जब हम चेंज करते हैं किसी चीज में, टी पुट करते हैं तब भी हम चेंज करते हैं ना हर चीज में, तो 1 यहाँ पे कट हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन माइनस 1 कहाँ पे आता है, साइन 3π/2 पे आता है, साइन 270 डिग्री की वैल्यू आती है ना, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं साइन 3π/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3π/2, यानी कि इसकी लोअर लिमिट हमारी बनेगी 3π/2, और अपर लिमिट जब यहाँ ए पुट करूंगी मैं ओनली, तो आपके पास आ जाएगा ए से ए कट हो जाएगा, ठीक है, ए पुट करेंगे हम, ठीक है, तो 1 आएगा, साइन थीटा 1 कब आता है, 90 डिग्री पे आता है, यानी कि π/2 के, तो अपर लिमिट हमारी आ जाएगी π/2। क्लियर, नाउ अब देखो, जो आपका ए जो है वो तो इंटीग्रेट होगा नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, आपका आ जाएगा साइन π/2। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, साइन की इंटीग्रेशन कितनी आती है आपके पास, अभी तक जस्ट मैंने सॉल्व किया, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, वो आपकी आती है कॉस 3π, में डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, ठीक है, कॉस 3π/2 और माइनस में आती है ये, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस π/2, ये वैल्यूज की आगे मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके लिख दी, तो कॉस 3π/2 जीरो होता है, ये भी जीरो होता है, तो आपका आंसर इसका आएगा 0। क्लियर, अगर आप ऐसे ना करना चाहें तो आप इसकी डायरेक्ट टी पुट करके भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, ये वाला पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने फाइंड आउट, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अगर आपको नहीं आएगा सो आपको पता है कि आपको कमेंट करना है और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये लेके आ जाऊंगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको पास इंटीग्रेट करनी है और आपने बताना है डाइवर्स करता है, कन्वर्स करेगा, या ऑप्शन है डाइवर्स और कन्वर्स, ये बस ये भी है आपके पास, ठीक है। तो इसका सिंपल आप क्या करो, जो आपकी ये नीचे वाली फॉर्म है इसको आप पुट कर लो टी के बराबर। अगर आप इसको टी के बराबर पुट करते हो तो आपके पास क्या आएगा, वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है बिकॉज आपको समझाना है तो थोड़ा लेंथी तो बनता है, और वीडियो आपने पूरी देखनी है तभी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जो बचेंगे। 1 + x इज इक्वल टू टी, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए क्योंकि हमें dt dx की फॉर्म में है ये, तो हमें dt भी चाहिए होगा। डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे तो आपको समझ आएगा dx जो है वो dt के बराबर सिंपल, यानी कि dx की वैल्यू हमें रिप्लेस करनी पड़ती है ना, तो dx जो है सिंपली dt के बराबर आ गई, ये चीज हम कर चुके हैं। नाउ इंटीग्रेशन करिए आप 0 to ∞
dt ओवर टी क्यूब, ये मैंने इसके बराबर माना है ना, क्लियर। ये चीज आपके पास आ गई। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, मैं ऊपर ले जाती हूँ, टी रेज टू पावर -3 dt 0 to इनफाइनाइट। अब इंटीग्रेशन आपको पता है रूल क्या होता है, टी रेज टू पावर -3 + 1, यही होता है ना, जब भी आप x का ही इंटीग्रेशन करो आप बाई चांस, तो आपके पास आता है x, यहाँ पे जितनी वैल्यू होती है 1 + 1 होता है, और नीचे भी वही सेम होता है ना, तो वैसे ही यहाँ हो रहा है, ठीक है, -3 + 1, और इसकी इंटीग्रेशन है 0 to इनफाइनाइट। सो इट इज, अब देखो यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था कि जब हम ये चेंज करते हैं, जब आप चेंज करते हो तो हमारी लिमिट भी चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे जब आप पुट करोगे, 0 वैल्यू पुट करोगे तो इसकी भी 0 आएगी, इनफाइनाइट पुट करोगे तो इनफाइनाइट ही आएगी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे मैंने आपकी लिमिट चेंज नहीं की है, ठीक है। सो इट इज टी रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 0 to इनफाइनाइट, क्लियर। तो ये मैं इसको नीचे ले आती हूँ टी को, तो ये आ जाएगा 1/-2 इंटू टी रेज़ टू पावर 2 0 to इनफाइनाइट। तो पहले हम ऊपर वाले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो अपर लिमिट जब आप पुट करोगे, मैं इसको पूरा जो इसकी टी की वैल्यू है उसको रिप्लेस जब आप करते हो तो वापस रिप्लेस भी करना पड़ता है आपको इनकी वैल्यूज को। तो ये थी 1 + x पावर स्क्वायर। अब जब यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करूंगी मैं, तो आएगा 1/-2 1 + इनफाइनाइट, ये चीज आपकी बाहर आ जाएगी बिकॉज ये कांस्टेंट है, इसको अलग लिख रही हूँ, 1/2, और इनफाइनाइट जब भी आता है तो इट इज 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 माइनस, ये भी ध्यान रखना है 0 भी है आपकी लिमिट, 1/1 + 0, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, ये तो 1/इनफाइनाइट 0 आ गई, और -1/2 भी था, बाहर है -1/2, और अंदर आपके पास आया -1, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब आपको ये तो पता लग गया कि इसकी इंटीग्रल की वैल्यू जो आएगी वो 1/2 आएगी, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कन्वर्स और डाइवर्स कब करती है। डाइवर्स कब करती है, अगर इसकी वैल्यू आपके पास इनफाइनाइट आ जाती, क्लियर। तो इसका मतलब ये कन्वर्स कर रही है, और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सी, क्योंकि ये कन्वर्स कर रही है 1/2। एक चीज मैं आपको बता दूं कि कन्वर्स जब भी वैल्यू करती है तो ओनली एक पॉइंट आता है, मतलब एक ही पॉइंट है, एक ही आंसर आता है आपका, ठीक है। अगर 2 आते हैं तो ऑसिलेटरी आता है, ये आप पढ़ चुके हो और मैंने आपको करवाया है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में, तो आप वो वीडियो प्लीज चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, v इज इक्वल टू 2 3 4 5 6, देन a ट्राइंगल v। अब इसको देखो, ये जो चीज है आप सोच रहे होंगे, शायद आपको पता होगा, नहीं भी होगा कुछ को पता, तो इसका मतलब ये होता है a ट्राइंगल v इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस b इंटरसेक्शन a। यूनियन का मतलब होता है जो इन दोनों में कॉमन है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब दोनों का, सॉरी कॉमन नहीं, इन दोनों का टोटल जोड़ क्या क्या है इनमें, 1 2 3 4 5 6, ये चीजें हैं ना इन दोनों में मिला के, माइनस v इंटरसेक्शन a, मतलब कि इन दोनों में कॉमन क्या है। अब देखो यहाँ पे कॉमन है 2 3 और 4 कॉमन है, ठीक है। अब इनको माइनस कर लीजिए आप। माइनस क्या होता है, जो यहाँ पे टर्म्स होती हैं वो माइनस हो जाती है, यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म होती है वो बच जाती है, 1 5 और 6। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपको मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला था, वो आप कर लेना, क्लियर, और मेरे को कमेंट में बता देना। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इजी क्वेश्चन। अब a आपके पास दिया हुआ है, यानी कि आपके पास है x है, और x रियल नंबर को बिलोंग करता है, और x जो है वो ग्रेटर देन 2 है। अब 2 से कितना बड़ा है ये नहीं हमें पता, लेकिन 2 3 4 एंड सो ऑन है, ठीक है, a की वैल्यूज। अब b आपके पास दे रखा है कि x है, रियल नंबर को बिलोंग करता है, और 4 से छोटा है। 4 से छोटा है तो यानी कि 0 1 2 3 लेस देन 4 है ना, तो 4 से कम ही आएगा, ठीक है। इससे पीछे को कितनी भी आ सकती हैं यहाँ को, ठीक है। अब आपको ए इंटरसेक्शन, यानी कि इनमें कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या क्या है इनमें, 2 है और 3 है, ये दो चीजें है ना कॉमन, 2 और 3, और इनमें से आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। बिकॉज अगर आप ये लोगे तो 2 एंड 4 यानी कि इनके बीच में सिर्फ लेस देन का साइन है, इक्वल साइन नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे इसका आंसर सिर्फ 3 ही आ रहा है, और इसका आंसर आएगा आपके पास 2 एंड 3, क्लियर। बी भी नहीं हो सकता क्योंकि 0 1 2 3 सभी आ रहे हैं, तो वो ए में नहीं है अवेलेबल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10
if fx is equal to 2x 2 raised to power x then f0 f1 f2 are in ap gp hp। ये हम क्लियर पढ़ चुके हैं। hp क्या होता है, ap क्या होता है, gp क्या होता है। ap में आपकी जो d कॉमन डिफरेंस आता है प्लस प्लस में 1 2 3 में प्लस प्लस करेंगे जब आप, तो इसका कॉमन डिफरेंस 1 है। और जीपी में आपके पास सिंपली आता है पावर्स में, रेशियोज में बढ़ती हैं वो टर्म्स, जैसे 1 यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, मतलब ऐसे इस रेशो में बढ़ती हैं। और एचपी का मतलब आप पिछली वीडियो पे देख के बता लेना मेरे को कि क्या होता है एचपी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ज्यादा सोचने की बात नहीं, इस क्वेश्चन में सीधा सीधा आपके पास दे रखा है कि एफ जो 2 रेस टू पावर एक्स, इनकी एक बराबर रेशियो में ये आगे को बढ़ रहे हैं, तो सिंपल ये जीपी में ही आएगा। आप फिर भी चेक कर लेना, इसकी फर्स्ट वैल्यू देखो 2 रेस टू पावर 0 हम करेंगे तो 1, 2 रेस टू पावर 1 लिखेंगे तो 2, 2 रेस टू पावर 3 लिखेंगे तो 8, सॉरी 2 रेस टू पावर 2 लिखेंगे तो 4, 2 रेस टू पावर, यही जो मैंने एग्जांपल दे रही थी यही चीज यहाँ पे आएगी। तो ये आपके बराबर रेशियोज में आएंगी। रेशियो मतलब 2/1 आपका 2 ही आ रहा है, 4/2 करोगे तब भी 2 आ रहा है, 8/4 करोगे तब भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन रेशियोज आ रही हैं। सो आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो बाकी क्वेश्चन जितने बचेंगे वो हम कल करेंगे। मेक श्योर यू hit the black thumb blue and share this video with your friends. Also subscribe my channel so that you never miss any update. Keep supporting. All the best for your exam. Keep studying. Thank you.